दोस्तों नमस्कार, हम लोग लखनऊ से हैं। मेरा नाम नितेश दीक्षित और मैं अंकिता दीक्षित। मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी और मैंने अपने पॉकेट मनी के लिए, अपने रोज़ के खर्चों के लिए इस बिज़नेस की शुरुआत कर दी थी। आप सोच रहे होंगे क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस थी और कुछ ऐसा परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मैंने इस बिज़नेस को उस समय समझा जब शायद मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। पर क्या सिचुएशन थी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अपना बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो एक रोड एक्सीडेंट में हमारे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी, काफ़ी अच्छी सारी परिस्थितियाँ थीं। फादर की अच्छी नौकरी थी, हमारे पास दो घर थे, गाड़ियाँ थीं, एक सरकारी गाड़ी थी, एक प्राइवेट गाड़ी थी और जो कुछ भी हम चाहते थे वो हमें अवेलेबल हो जाता था जब भी हमें चाहिए होता था। हम थोड़ी सी जिद करते थे और हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाती थी जो हमें जिसके लिए हम सोचते थे, चाहे वो हमारी साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कुछ भी हो। पर ऐसा कुछ आया लाइफ में, एक ऐसा टर्न आया जब लाइफ में दो बड़े इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिले उस उम्र में, जबकि हमने शायद उस उम्र में तो शायद लोग कुछ सोचते भी नहीं होंगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक होली के टाइम पे मेरे फादर ऑफिस से घर आ रहे थे और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ हुई और उसके 3 महीने के अंदर, 3 महीने गुजरते गुजरते हमें वो 2 लेसन्स लाइफ के सीखने को मिल गए। पहला लेसन जो सीखने को मिला वो ये कि लाइफ में पैसा, इनकम या कैश फ्लो इम्पॉर्टेंट होता है जब हम होते हैं और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और आप ज़रूर सोचते होंगे। पर ये पैसा, ये इनकम और ये कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम नहीं होते और हमें उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हमारी फैमिली की सिक्योरिटी, सुरक्षा के बारे में भी हमको सोचने की ज़रूरत है। और यही जब हम ने इस बिज़नेस प्लान को देखा था तो पहली चीज़ मुझे जो इस बिज़नेस में अच्छी लगी थी कि हम जब इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और अगर सही तरीके से बिल्ड करते हैं तो हम एक कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच करके बिल्ड करते हैं। और दूसरी खास बात जो थी, वो अच्छी बात जो मुझे लगी और जो मुझे समझ में आ गई थी वो ये थी कि जब फादर जब तक हमारे अलाइव थे और पोजीशन के ऊपर थे तब तक तो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे इर्द गिर्द होती थी। पर उनके 3 महीने गुजरते गुजरते उनकी डेथ के सब कुछ गायब हो गया और तब हमें समझ में आया कि लाइफ में जो उम्मीद होती है ना, उम्मीद वो किसी और से नहीं रखनी है, वो अपने आप से रखनी है। और अगर आप अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए हमेशा बढ़िया होंगी और अगर दूसरों से रखेंगे तो हमेशा चांसेस हैं कि आपकी उम्मीद टूटे। पर अगर खुद से रखेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो ये बैकग्राउंड था जिसमें कि मैं वो प्लान देखने गया एमवे का। वो भी एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है, वो मैं ज़रूर आपके साथ बताना चाहूँगा क्योंकि जब एमवे का प्लान मैं देखने के लिए गया था 19 साल की उम्र में, बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो उस समय इस बिज़नेस के अंदर बहुत यंग लोग ना के बराबर थे कुछ ऐसे। तो जिस मेरे अपलाइन श्री मदन लाल जी थे जो LDM इंजीनियर हुआ करते थे और उन्होंने एक दिन मुझको ऐसे ही फ़ोन करा और फ़ोन करके पूछा कि भाई शाम को नितेश क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया अंकल बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा एक एड्रेस नोट करो, शाम को वहाँ पे पहुँच जाना। तो मैंने कहा भाई कुछ काम से बुला रहे होंगे। मैं पहुँच गया किसी के घर के ड्राइंग रूम के अंदर, उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ पर 6-7 कुर्सियाँ लगी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, सारे लोग की एज 45-50 सब वर्किंग लोग थे। और मैंने वहाँ जा कर के पूछा भाई मदन लाल अंकल, तो उन्होंने कहा कि अभी है नहीं, आ रहे होंगे, आप बैठ जाइए। और मुझे ये बैकग्राउंड नहीं पता था कि हमारे जो मदन लाल जी थे वो एमवे बिजनेस कर रहे थे और 2 महीने से कर रहे थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे इसके अंदर। पर मेहनत तो काफ़ी कर रहे थे पर उनको कोई सफलता नहीं मिली थी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। और वो उस समय तक काफ़ी बिजनेस में टाइम देने के बावजूद भी वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में थे। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस दिन मुझे इनवाइट किया था। अब मैं तो वहाँ पहुँच गया, मदन लाल जी जो थे वो रास्ते में, उनको ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे घर पे फ़ोन किया पूछने के, पहले वहाँ पर फ़ोन किया जहाँ पे हम लोग बैठे थे कि भाई वो नितेश आ गया क्या। तो वहाँ पर पता लगा कि भाई नितेश तो अभी आया नहीं है, तो जबकि मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो वो थोड़े से परेशान हुए, उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया। मेरे घर पे मेरी मदर थी और मैंने आपको बताऊँ कि हम 5 भाई बहन थे। भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, मुझसे बड़ी एक सिस्टर, फिर मुझसे छोटे 2 भाई और एक सबसे छोटी सिस्टर। हम लोग थे 5 लोग की फैमिली थी और मैं फैमिली में सबसे बड़ा था। तो मैं कुछ ना कुछ सोच रहा था कि क्या कुछ मैं अपनी पर्सनल जो खर्चे हैं क्या ये सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस थी मेरी। पर मैं जब उन्होंने घर पे फ़ोन किया और मदर से पूछा कि भाई नितेश कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो वहीं गया जहाँ आप गए थे। तो वो ये परेशान होने लगी कि कहाँ चला गया ये। तो फिर से उन्होंने फ़ोन मिलाया वहाँ पर, तो पता नहीं, फिर वो खैर आए, पहुँचते पहुँचते भागते दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे थोड़ा सा लेट।
तो आकर के उन्होंने वहाँ सारे लोगों के बीच में पूछा कि अरे वो नितेश कहाँ है। तो उन्होंने कहा मेरे गेस्ट कहाँ है, मेरे गेस्ट। तो जब उन्होंने पूछा तो लोगों ने कहा भाई कोई गेस्ट तो आपका नहीं आया, आपका लड़का बैठा हुआ है। अब उन्होंने मुझको देखा और उन्होंने कहा यही तो मेरा गेस्ट है। और वो लोग उनको पकड़ के दूसरे कमरे के अंदर ले गए और उनसे कहा कि अरे ये तो आप किसी स्टूडेंट को उठा लाए हैं, ये तो कोई 19-20 साल का लड़का है दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे यही तो मेरा प्रॉस्पेक्ट है, यही मेरे गेस्ट है। तो वो सारे लोग जो है उन्होंने कहा ये किसको उठा लाए आप, मतलब इस तरह की सिचुएशन थी। और वो इतने फ्रस्ट्रेटेड, तो उन्होंने कहा आज जो मिल रहा है उसी से काम चलाई, कोई और मिल नहीं रहा आज की डेट। वो दिन है और आज का दिन है, मैं सोच भी नहीं सकता कि काम चलाने के लिए। मैं इसलिए आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब ये बिजनेस प्लान को हम देखते हैं या किसी को दिखाते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता कि बिजनेस क्या मिरेकल कर सकता है उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में। तो ये मेरे लिए तो एक कह सकते हैं मतलब एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैं उस समय नहीं समझ पा रहा था। और मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा और जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए मैंने सोचा कि 1000, 2000, 3000 रुपये मैं कमा लूँगा, मेरी जीन्स, कपड़े, पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा तो मैं सक्सेसफुल मान लूँगा। और दूसरी खास बात, मेरे दिमाग में मेरे कुछ दोस्त घूम रहे थे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे इंटर के टाइम के जो मेरे साथ हमेशा रहते थे। हम 5-7 दोस्तों का फ्रेंड्स का ग्रुप था जो कुछ भी करना हो, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमें कुएं में भी कूदना होगा तो हम साथ में कूद सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ ही बिजनेस करूँगा। मैंने जब ये बिज़नेस की बात अपने दोस्तों से करी तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि वो इस बिज़नेस को वैसे ही देखेंगे जैसे मैंने देखा और एक्साइटेड हो जाएंगे। पर वो एक्साइटेड तो हुए लेकिन नेगेटिव सेंस में। उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस तो चलने वाला नहीं है और तुम भी इस चक्कर में फंसो मत। और मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। और सिर्फ अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने सिर्फ इस बिज़नेस को मना नहीं किया और फंसने की बात नहीं करी, साथ ही साथ मेरा मजाक भी उड़ाया। इसके अलावा भी मैंने अपने कुछ और जानने वाले लोगों से बात करी, उन लोगों ने भी काफ़ी मजाक उड़ाया। और अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया। अगर हल्का फुल्का मजाक उड़ाते तो शायद इस बिज़नेस में जो आने वाले कुछ शुरुआती चैलेंजेस थे वहीं से मैं वापस लौट गया होता। पर उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि मुझको ये बिज़नेस करना ही पड़ा। और मैंने एक डिसीजन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि अब करके दिखाना है। और जब करने की बात आई तो सिर्फ ये भी सोचता था मैं कभी कभी कि आप भी सोचते होंगे कि यार बिजनेस लोग नहीं करते तो मजाक क्यों उड़ाते हैं। और मैंने ये पाया है, मैंने जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आप अपने जानने वाले किसी दोस्त से कह करके देखिए कि मैं एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, या मैं अपने बच्चे को किसी रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं अपने एक छोटी सी कार खरीदना चाहता हूँ, लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्त से ये कहिए जा करके कि मैं अपने शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी कार खरीदना चाहता हूँ, आप उससे जाकर के ये कहिए कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, या शहर के अंदर जो सबसे शानदार कोठी होगी वो मेरी होगी, तो वो आपका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। और इसलिए क्योंकि लोग कभी छोटे मोटे डिसीजंस का या छोटे डिसीजंस का मजाक नहीं उड़ाते, मीडियोक्रिटी का मजाक नहीं उड़ाते, मैग्निफिसेंस का मजाक ज़रूर उड़ाते हैं, बड़े डिसीजंस का मजाक उड़ाया जाता है। और एमवे बिजनेस करना ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। आपको लग सकता है जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कोई स्टार्टिंग कैपिटल नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम, सब कुछ लगता है कि हम कर सकते हैं। और हम एक कैजुअली भी कई बार स्टार्ट करते हैं और उस समय हमें नहीं महसूस होता कि क्या ये बिजनेस मेरी लाइफ को किस तरह से बदल भी सकता है। और पर मैं ये यकीन से कहता हूं कि अगर आप 2 से 5 साल इस बिजनेस को सही तरीके से करें, बिल्ड करें, और आप इस बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे मुड़ करके जब आप देखेंगे तो आपकी लाइफ के कुछ बड़े सिग्निफिकेंट डिसीजंस में से एक होगा एमवे बिजनेस को स्टार्ट करना। और ये हमारे साथ भी हुआ। आज हमारी लाइफ क्या होती हम सोचना भी नहीं चाहते अगर हमने उस समय ये बिजनेस करने का डिसीजन नहीं लिया होता अपनी पढ़ाई के साथ में। अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई, हमने कहा चलो दोस्तों से न सही फादर के फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, उनके साथ बात करते हैं। अब थोड़ा सिचुएशन आपको मेरी पता है ही है, मेरे फादर की सरकारी नौकरी में एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो मुझको ये बोला, मेरे से एक्सपेक्टेशन जो थी उन लोगों की वो ये थी कि मैं उनकी जगह, उनकी मेरी नौकरी लग सकती है तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके उनकी नौकरी को ज्वाइन कर लूँ। तो मैं जब उनके पास जाता था उन लोगों से बिजनेस की बात करने के लिए, तो मैं उनके पास जाता था, उनके साथ बैठता था, उनको बताता था 5-7 मिनट 10 मिनट की एमवे बिजनेस क्या है और उनको क्यों करना चाहिए। और उसके बाद सिचुएशन ये रहती थी कि उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5-3 घंटे भी कई बार वो मुझको ये बताते थे कि मुझको ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। और ये समझाते थे कि बेटा नौकरी तुम्हारी रखी हुई है, घर में सबसे बड़े लड़के हो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, कहीं तुमने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। और जब ये सब बातें समझाते थे तो ऑब्वियसली वो मेरे वेल विशर्स थे, वो अपनी जगह पे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही समझ रहे थे जो भी था।
तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता था और मैं वापस जाता था मदन लाल जी के पास और मदन लाल जी से कहता था कि अंकल ये बताइए कैसे क्या होगा, ये तो मुझे ऐसी ऐसी बात है और इस तरह की सिचुएशन आती है। तो अंकल मुझे समझाते थे मदन लाल जी कि बेटा देखो ऐसा है कि मैं भी इंजीनियर हूँ और मैं इंजीनियर होने के बाद इस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कल को तुम भी इंजीनियर भी बन जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर उसके बावजूद भी हो सकता है तुम्हें इस बिजनेस को देखने की जरूरत पड़े, और तो क्यों नहीं आज से कर सकते। और मुझे भी लगता था यार बात सही है। तो फिर जब बात करता था फिर एक चैलेंज और आता था। मेरे मदन लाल जी का कहना था कि नितेश तुम्हारा पोस्चर बहुत वीक है, तुम बड़े मतलब जब जाते हो और एमबीए की बात करते हो लोगों से तो ऐसा लगता है तुम उनसे कुछ मांग रहे हो। तो मैं कहता था सर ये बताइए अगर एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट किसी सीए के सामने बैठ करके बात करेगा तो मांगता वही तो लगेगा। कहते नहीं थोड़ा सा अपने पोस्चर पे वर्क करो। तो मैंने कहा यार पोस्चर कैसे क्या कर सकता हूँ मैं। तो अब लेकिन करते करते मैं आपको ये बात यकीन से बताता हूँ कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया और आप उस डिसीजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से लगे हुए हैं, तो ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ते और दरवाजे खोल देता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बिजनेस को मैं वहां लेकर के चलूं जहां से बिजनेस मुझे मिला है। और बिजनेस मुझे कहां से मिला था? मिस्टर मदन लाल से। मदन लाल जी को मैं कैसे जानता था? जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैंने आपको बताया हमारे पास 2 घर थे, बड़े बड़े घर थे, और फादर की पेंशन का कोई सिस्टम नहीं था। तो उस समय हम लोगों ने अपनी जो इनकम है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो बड़ा सा घर था उसके टुकड़े किए और उसमें लोगों को किराए पर रखना शुरू कर दिया। तो मदन लाल जी से हमारा परिचय ऐसे हुआ था कि वो लखनऊ जब आए थे तो उन्होंने हमारे घर पे ही एज ए टेनेंट रहना शुरू किया था। फिर बाद में वो अपने घर पे चले गए, अपना खुद के घर में, और बिजनेस की रिलेशनशिप अच्छी थी तो इसलिए बिजनेस लेकर के वापस हमारे पास आए। तो मैंने कहा जब आया किराएदार से है तो क्यों ना ले चले इस बिजनेस को किराएदारों के बीच में। और दूसरी एक एंगल और भी समझ में आ रहा था, वो ये था पोस्चर वाला। आपको पता है बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने उन्हें बताया, बिजनेस स्टार्टिंग प्रोसीजर समझाया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं तो थोड़ी देर एक और में चला गया, मैं सोच रहा था कि क्या इन्होंने वाकई में बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और क्या ये सच है, क्या एक गोरखपुर शहर के बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर ने इस बिजनेस के अंदर एंट्री ले ली है, और वो भी मेरे प्लान दिखाने से। और मैं जब ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि ये सच है, ऐसा हो चुका है, तो मुझे समझ में आया कि यार अगर ये बिजनेस प्लान दिखा करके मैं गोरखपुर शहर के एक सक्सेसफुल डॉक्टर को इस बिजनेस के अंदर ला सकता हूं, तब तो मैं दुनिया में किसी को भी इस बिजनेस के अंदर ला सकता हूं। और तब मुझे समझ में आया, मेरे कह सकते हैं ज्ञान चक्षु खुल गए। मुझे लगा कि यार ये बिजनेस मैं किसी को भी दिखा सकता हूं और किसी को भी बिजनेस में ला सकता हूं, और ये मेरे स्टूडेंट होने से या कि अगले के डॉक्टर होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो कोई लाइफ में अपनी कुछ खोज रहा होगा और उसको ये बिजनेस प्लान क्लिक करेगा, वो किसी के दिखाने से नहीं, इस प्लान को देख करके क्लिक करेगा। तो मुझे इस प्लान की पावर समझ में आ गई और मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्लान मेरे थ्रू भी हो सकता है। और उस दिन मेरे बिजनेस की कलम मेरे हाथ में आ गई और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मेरे पास टाइम था। उस टाइम को फिर मैंने लगा दिया प्लान दिखाने में। जहां महीने में 2-4 प्लान होते थे, वहां दिन में मैं साइकिल के ऊपर, रिक्शे के ऊपर, स्कूटर के ऊपर, बस के ऊपर प्लान दिखाने लगा। और इतने सारे प्लान दिखाने लगा तो जब नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ गए तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग बढ़ गई। जब लोग बिजनेस के अंदर आने लगे तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बिजनेस के अंदर लेवल चेंज होने लगा। और मैं इस बिजनेस के अंदर जब 12-15% लेवल पे पहुंचा और मेरे पास उस समय 5-7 हज़ार रुपए की चेक आने लगी, मेरे अपलाइन मुझे मीटिंग में रिकॉग्नाइज करने लगे खड़े होकर के। जब वो प्लान दिखाते थे और प्लान दिखाने के बाद वो मुझे खोजते थे, दिखाते थे लेवल से ये 3% से 21% तक के, और फिर 15% के लेवल पे 11,000 रुपए की जब चेक आई थी तो मेरे अपलाइन ने कहा कि खड़ा हो नितेश, कहाँ हो? मैं खड़ा हो गया। उन्होंने देखिए ये लड़के को देखिए, 21 साल की उम्र थी उस समय, और उन्होंने कहा कि 21 साल में ये लड़का इस लेवल पे आ गया है। 15% लोग मुझे देखते थे, कहते यार ये कर सकता है, इससे अच्छा तुम कर ही ले जाएंगे। और इससे क्या हुआ, लेकिन मेरी थोड़ी सी एडिफिकेशन भी होने लगी टीम के अंदर, और लोग मेरी टीम के लोग मेरी बात सुनने लगे। 14 महीने के बाद इस बिजनेस के अंदर मैं सिल्वर क्वालिफाई कर गया। बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ही मैं इस बिजनेस में प्लैटिनम क्वालिफाई कर गया। अपनी पहली यात्रा फ्लाइट से इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिली। पहला 5 स्टार स्टे ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली के अंदर मुझे रहने का मौका मिला। और उसके बाद पहली विदेश यात्रा, जब मैं इस बिजनेस में बीकॉम फाइनल ईयर में था तो तब मैं इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड बना। बीकॉम फाइनल ईयर खत्म होते होते फाउंडर्स एमरल्ड बना, और उसके साथ में पहली विदेश यात्रा बीकॉम फाइनल ईयर से हमारी स्टार्ट हुई। पहली कार मैंने अपनी बीकॉम सेकेंड ईयर में खरीद ली थी,
और इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगी। बहुत सारे फर्स्ट मेरे भाई बहनों की पढ़ाई के अंदर इस बिजनेस से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में बहुत सपोर्ट मिला। और उसके बाद मैंने अपना MBA करा और MBA के बाद हमने इस बिज़नेस को और बढ़िया तरीके से करना स्टार्ट किया। और जिस साल हमने MBA कंप्लीट किया उसी साल हम इस बिज़नेस के अंदर डायमंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी। और ख़ास बात उस समय मेरी उम्र 27 साल की थी और 27 ईयर्स के एज में जब हमने इस बिज़नेस में डायमंड लेवल क्वालिफाई किया, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना अमेजिंग था वो। और उसके साथ में एक और अच्छी बात, जो ज़बरदस्त बात रही, वो ये रही कि हमारी लाइफ में उसके बाद सबसे बड़ी डिग्री हमने ली, शादी करी और हमारी लाइफ में अंकिता आई। अंकिता के आने के बाद हमारा बिजनेस और ज़बरदस्त हो गया। और अंकिता के आने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब भी मिला, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में हमसे हमेशा ये पूछते थे और आपसे भी पूछते होंगे कि क्या इस बिज़नेस का कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जल्दी से जल्दी कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहता था कि यार मुझे खुद 7-8 साल लगे इस बिज़नेस के अंदर डायमंड क्वालिफाई करने में, शॉर्टकट कैसे क्या बताऊँ। पर वो लोग जल्दी से जल्दी जाने के हमेशा पूछते थे। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा, मैं आपके बीच में लाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अंकिता कुछ बात करें और फिर मैं आपसे वापस आके बात करता हूँ। अंकिता। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता दीक्षित है और मेरी इस बिज़नेस की जर्नी की शुरुआत तब से हुई व्हेन आई गॉट मैरिड टू नितेश। और उसके बाद फिर नितेश के साथ मेरी शादी के बाद तो जब मैं इनके घर आई तो पहला थर्सडे पड़ा था और नितेश ने मुझसे कहा कि आज शाम को 6 बजे हमारी बिजनेस मीटिंग है, तो तुम रेडी रहना 5:30 तक। अब मुझे तैयार होने का बचपन से बड़ा शौक था, तो मैंने शाम को 5:30 पे जाना था और मैंने 2 बजे से तैयार होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कुछ गेट टुगेदर टाइप्स होगा, लोग मिलेंगे, कुछ ऐसा वैसा। तो नितेश जब आए 5:30 पे और बोले कि आप रेडी, मैंने कहा हाँ हम लोग रेडी हैं। उसके बाद हम जब कार निकाली नितेश ने और हम कार में बैठे और हम जब वेन्यू के लिए जा रहे थे तो रास्ते में नितेश ने मुझसे कहा कि अरे हाँ मैं एक चीज़ बताना तो भूल गया, वहाँ मीटिंग में तुम्हें कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और कुछ 2-4 पॉइंट बिजनेस के बारे में। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना। मैंने कहा क्या? बोले कि वहाँ पे कुछ स्टेज पे जाके माइक पे तुम्हें कुछ अपने बारे में बोलना होगा, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और कुछ तुम्हें बिजनेस के बारे में। तो जनवरी की ठंड थी और मैं पसीने पसीने हो गई। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, वो होता है ना बटरफ्लाई बनना, जैसे बटरफ्लाई बन रही थी और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि कैसे होगा, स्टेज पे जाके बोलना होगा। मतलब मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था, मैं इतना ज़्यादा खुश थी, आई वाज सो हैप्पी कि वहाँ लोग मिलेंगे, वहाँ गेट टुगेदर होगा। और सारी की सारी एक्साइटमेंट नितेश ने एक चुटकी में गायब कर दी जब नितेश ने मुझसे ये बोला कि वहाँ पे तुम्हें स्टेज पे माइक पे बोलना पड़ेगा। और वो मोमेंट था, मैंने नितेश को बोला, मैंने कहा कि अब तुम्हें पता नहीं है, आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम ना मुझे घर पे छोड़ के आओ और मीटिंग के चक्कर में कहाँ तुम मुझे लेकर जाओगे, कहाँ तुम पड़े हो, और जब तक तुम मीटिंग से आओगे मैं बहुत अच्छा खाना बना के रखूँगी। नितेश ने कहा नहीं, मीटिंग में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब मैं बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ, मुझे लग रहा था हे भगवान कुछ कर दो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन ये गाड़ी वेन्यू तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी डरती थी। मैं इतना ज़्यादा, अगर मेरी फैमिली में कोई 2-4 लोग आते थे तो मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की थी और वहाँ पे स्टेज पे और माइक पे जब बोलना होगा तो मैं क्या बोल सकती थी। तो रास्ते भर ही मनाती हुई मैं गई कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, और कुछ भी नहीं हुआ और हमारी गाड़ी सही सलामत वेन्यू तक पहुंच गई। अच्छा, उस दिन नॉर्मली जितने लोग आते थे उससे डबल लोग आए थे। क्यों आए थे? एक डायमंड लेडी को सुनने। किसे सुनने? जिसे बोलना ही नहीं आता था। उसके बाद फिर आप सोचिए, जब मैं देख रही थी लोगों का एक्साइटमेंट, लोगों को बोलते हुए स्टेज पे लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा मैं नर्वस हो रही थी, उतना ही ज़्यादा मैं डर रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि मैंने आज तक कभी स्टेज पे तो छोड़ो, अगर बहुत सारे लोग ग्रुप में भी बैठे होते थे तो उनके सामने भी मैंने बात नहीं की है। अब मेरा क्या होने वाला है मुझे नहीं पता।
इतना शोर शराबा था, इतना लोगों में इतना इंतज़ाज़म था, लेकिन मेरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मुझे उसी स्टेज पे जाना है और वही माइक लेना है और कुछ बोलना है। उसके बाद वो घड़ी आई और हमें बुलाया गया स्टेज पे और हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद जब मैंने माइक लिया तो आई वॉज शिवरिंग, मैं कांप रही थी और मैं लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं इतना डरी हुई थी। मुझे नहीं पता मैंने अपना नाम क्या बोला, मैंने क्या बताया, मैंने बिजनेस के बारे में क्या बात की, बट यू वोंट बिलीव कि मेरे इतना बुरा बोलने पे भी लोगों ने अपनी जगह से खड़े होके मेरे लिए क्लैप किया। और उस दिन के बाद से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर होती और इतना गंदा बोलती तो डेफिनेटली लोग मेरे ऊपर टमाटर और अंडे बरसाते, बट ये लोग जो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये इस दुनिया के बेस्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह से खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया। तो उस दिन एक ब्यूटी मुझे बिजनेस की समझ में आई कि जहां बाहर लोग आपकी टांग खींचते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वहीं ये एक ऐसा बिजनेस है, इस एमवे बिजनेस की फैमिली में जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट हुई बिजनेस को लेकर, मैं बहुत पॉजिटिव हुई। और जो प्रोफेशन के बारे में आप सोच रही थी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले जब मुझे हम लोग को इनवाइट किया जाना था तो उसके पहले मैं सोच रही थी कि भगवान से, ऊपर वाले से बात कर रही थी। मैंने कहा कि हे भगवान, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन हैं, इतने सारे प्रोफेशन में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरी किस्मत में तुम्हें एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर ही लिखना था क्या? और मैंने कहा मैं गिन गिन के बदले लूंगी। उसके बाद फिर हमारा हनीमून पूरा का पूरा एमवे ने प्लान किया था। हम उस साल एमवे ने ऐसे प्लान किया था कि एमवे का ट्रिप था जो हम लोगों ने क्वालिफाई किया था और उसमें हमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया जाना था जी। तो हम लोग को डायमंड इनविटेशनल आया था और आई वाज सो एक्साइटेड। हमको कंपनी की तरफ से बिजनेस क्लास का टिकट आया, हम लोग यूएस गए, फिर हम लोग वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए और एकदम क्वीनली ट्रीटमेंट दिया हमें कंपनी ने, जो हमने कभी सोचा नहीं था। जब हम बिजनेस क्लास में बैठे थे तो बस मैं यही सोच रही थी कि जहाँ पे हमारी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है ड्रीम देखने की, एक्चुअली वहाँ से एमवे की शुरुआत होती है। इतना अच्छा ट्रीटमेंट और सब कुछ इतना अच्छा था, बहुत सारे डायमंड्स लीडर थे वहाँ पे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो हमें बता रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी इस बिजनेस में और मुझे नहीं पता था। और कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि इतना बड़ा लेवल है, हम जैसे रितेश जी ने बोला ना कि शॉर्टकट अंकिता के पास है, बट मैं बताऊं आपको, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर पहुंचते हो तो आपका क्या होता है, जैसे हीरा होता है ना, एक कोयले का टुकड़ा होता है, तो जब उसकी घिसाई होती है बहुत अच्छे से तब जाके वो कहीं हीरा बनता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है। मुझे एक लेवल तो मिला था बट मुझे कुछ भी नहीं पता था बिजनेस के बारे में, और मैं सोशल भी नहीं थी, मुझे बिजनेस प्लान के बारे में नहीं पता था, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब लोग मेरे पास आते थे, मुझसे कुछ पूछते थे एंड आई वाज जीरो, मुझे कुछ नहीं पता था, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है। जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप सीखते हो और सीखते सीखते कुछ अचीव करते हो, तब आप डिजर्व करते हो सक्सेस को। और अगर आपने शॉर्टकट लिया और आप सीधे वहां पहुंच गए, आप एक्चुअली उसको डिजर्व नहीं कर रहे हैं, आप उसके लायक ही नहीं है। तो हर चीज अपना एक वो मांगती है कि आपको बदले में उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, आप कितना हार्ड वर्क करते हो। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे इस बिजनेस में ही आके समझ में आई। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया गए और सिडनी में जो हमें एमवे ने होटल दिया था वो एक 7 स्टार होटल था, और जब मैंने उसकी कर्टन खोली तो सामने ओपेरा हाउस था। एक ऐसा ड्रीम पूरा हुआ था मेरा
जो शायद मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। मैंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था ओपेरा हाउस के बारे में, और मैं सोच भी नहीं सकती कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना रूम का कर्टन खोलूंगी और सामने ओपेरा हाउस होगा। उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, और उस दिन मैंने सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों के इतने सारे प्रोफेशन, लेकिन थैंक यू वेरी मच गॉड कि तुमने मेरी किस्मत में एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर लिखा। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं इस बिजनेस को पाके, इससे बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं जब कॉलेज में थी तो हमेशा से मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मैं थिएटर करना चाहती थी, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या मैंने बोला ना मैं हमेशा बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, मैं उस ड्रीम को शायद कभी मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। और आपको बिलीव नहीं होगा कि आज मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट हूँ लखनऊ के अंदर, और इस ड्रीम को जो मैंने परस्यू किया है वो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में इतना चेंज लाता है, इतना ग्रूम करता है आपको कि आपका कोई भी दबा हुआ ड्रीम होगा ना वो भी आपका पूरा कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी को क्या से क्या बना देता है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट से आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं वापस आई और वापस से नितेश ने मेरे को बोला कि तुम बुक्स पढ़ो, तुम इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करो प्रोडक्ट्स की, और तुम प्लान दिखाना सीखो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने जब प्लान दिखाना शुरू किया, या यूँ कहिए कि जब मेरा पहला प्लान था, जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और मैंने कहा कि हम लोग की फ्रेंडशिप तो है ही इतनी अच्छी, और एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बोली हाँ अंकिता कल आ जाना। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को पहली बार कॉल करें और लोग आपको हाँ कर दें प्लान देखने के लिए। तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि वाह यार, पहले ही कॉल में उसने मुझे हाँ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उसके घर पहुंची और बिजनेस प्लान शेयर किया। तो फिर जब बिजनेस प्लान उसने देखने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा बिजनेस प्लान। बोली कि हाँ बिजनेस प्लान तो तुम्हारा सही है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे लिए काम करेगा। मैंने कहा क्यों? इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है तो, और बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। तो बोली कि हाँ ठीक है बनाया होगा, बट आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। मैंने कहा कैसे? कह रही यार मेरे पति के पास बहुत पैसा है और मैं हर महीने जाके डायमंड ज्वेलरी परचेज करती हूँ, मैं हर साल अपने लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदती हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने उससे बोला कि तुमने अपने माइंड में सक्सेस की क्या डेफिनेशन बनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सीखा है तो मेरे लिए सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो हर महीने अपने लिए नई नई डायमंड ज्वेलरी परचेज करे या हर साल अपने लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदे। मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान वो है जिसकी वजह से हर महीने हज़ारों लोग नई नई डायमंड ज्वेलरी परचेज करें और हर साल नई नई गाड़ियाँ खरीदें। इतना कह के मैं वापस चली आई। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे उसका कॉल आया और उसने कहा कि अंकिता मैं तेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जब आप बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही इनोसेंसी के साथ इस बिजनेस प्लान को दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है, लोगों को अपील भी करता है, लोग आते हैं, लोग ग्रेजुअली आपसे जुड़ते हैं अगर आपका सच्चाई और ईमानदारी है बिजनेस प्लान को शेयर करने में। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बहुत जल्दी जो अभी भी बिजनेस में आए हैं, सबसे पहले जो अगर जैसे नितेश जी ने भी बोला कि अगर आपको बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में लेनी है तो सबसे पहले आप बिजनेस प्लान करना शो करिए। आप उसमें मत सोचिए कि मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊं। आपको अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कैलकुलेशन पता है तो आप जैसा भी प्लान दिखाते हैं बट आप दिखाइए। जब आप दिखाएंगे, दिखाते दिखाते ही आप परफेक्ट बनेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं परफेक्ट बन जाऊं फिर मैं स्टार्ट करूं। जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप नॉलेज लोगे, फिर स्टार्ट करते दिखाते दिखाते परफेक्शन आपके अंदर खुद ही आएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की और करते करते मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अभी अंटालिया के ट्रिप पे गई, और अंटालिया का ट्रिप तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप था जो एमवे ने हमें दिया।
वैसे तो मैं आपको बताऊं, एक चीज़ जो हमेशा हम लोग को लगती है वो ये है कि जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, तो हमें लगता है वाह ये एमवे का अब तक का बेस्ट ट्रिप है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिप होता है वो उससे भी बेस्ट होता है। हमें लगता है कि इससे भी बेस्ट कुछ और हो सकता है क्या। वैसे ही फिर से एमवे कुछ ऐसा करती है कि हमें लगता है वाह यार ये तो पुराने वाले से और ज्यादा बेस्ट है। मतलब वही मैंने बोला कि हाउ कैन यू गो बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, ये हमने एमवे से ही सीखा है। जो हमें लगता है कि ये अब इसके आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया है, वहीं पे लगता है कि अरे लास्ट था, अभी तो बहुत कुछ है आगे करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो अंटालिया का ट्रिप मेरा अब तक का बेस्ट ट्रिप था, जहाँ पे हमने देखा जब ये 2 साल कोविड टाइम में लोगों को हमने देखा है जो इतनी हाई प्रोफाइल पे थे, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ जुड़े थे, उनको हमने हीरो से जीरो होते हुए देखा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस में डबल ट्रिपल की ग्रोथ से लोगों ने सक्सेस अचीव की है, लोगों ने अपने ड्रीम को अकम्प्लिश किया है। जब हम अंटालिया में गए तो हमने देखा उन 2 सालों में लोगों ने ऑनलाइन इतना अच्छा बिजनेस किया है, इतना ज़्यादा, जो जैसे बाहर आप देखेंगे तो लोग हीरो से ज़ीरो बने, और यहाँ पे लोग ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो बन के आए थे अंटालिया में। तो हमारे लिए वो सब रोल मॉडल थे जिन्होंने हमसे बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है कि जब चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, पर आप उस सिचुएशन से क्या सीखते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने अंटालिया में देखी कि उस सिचुएशन को, उस टफ टाइम को उन्होंने कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और कैसे दिखाया, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जब हम सब कर सकते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो एक रेगनम कार्या एक ऐसा रिजॉर्ट था अंटालिया का जहाँ पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी रुके थे G20 समिट के लिए। तो हम अंटालिया से एक बड़ा ड्रीम लेकर आए हैं और एक बड़ा डिसीजन लेकर आए हैं कि ये बिजनेस जो $1 बिलियन की तरफ जा रहा है, उसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा क्या इनिशिएटिव होता है। बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिजनेस इस समय आप देखिए, ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ जी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। कंपनी चाहती है कि हम आगे बढ़ें। इट्स अप टू यू कि क्या हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। बाकी सारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, रास्ते बने हुए, और आज के ट्रेंड के हिसाब से आज आप जिसको देखिए सब चाहते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। सारे लोग जितने भी हैं फिटनेस फ्रीक हैं, सब फिट रहना चाहते हैं, सब स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो अपनी एक्चुअल एज से कई गुना यंगर दिखना चाहते हैं। तो ये जो ट्रेंड आज का चल रहा है, या सब चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करें। तो ये अब जो ट्रेंड देखना चाह रहे हैं वो एमवे अपॉर्चुनिटी के प्लेटफॉर्म से सारा का सारा पैकेज है एक्चुअली, जो आपको एक साथ मिलता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेंड शायद अभी आए हैं, बट ये जो बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ये एमवे अपॉर्चुनिटी आई है, तब से ही ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या हम ट्रेंड के पीछे चल रहे हैं। एक्चुअली हम ट्रेंड को बनाने वाले हैं। हम उस ज़माने से ये सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं जबकि ये सब चीज़ें थी नहीं। लोग आज ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसमें कितना सारा पैसा आप देखिए वो करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, और लोग आज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोग आज हेल्दी रहना चाहते हैं। इस कोविड टाइम में जो कभी शायद जिन्होंने न्यूट्रीलाइट का नाम भी नहीं सुना, उन्होंने मुझे किस तरह से कांटेक्ट किया। वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहते हैं कि मुझे सप्लीमेंट चाहिए या मुझे विटामिन सी चाहिए, इस तरीके के प्रोडक्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो आपको चाहे घूमना फिरना पसंद है, या आपको कुछ ऐसा फिटनेस फ्रीक है आप, या आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, या आपको ऐसा पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप कुछ भी चाहते हो, वो सारे के सारे आपके जो ड्रीम हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अकम्प्लिश होंगे। इसका नाम है एमवे अपॉर्चुनिटी, वन एंड ओनली, जहाँ पे आपके पैकेज है पूरा, आपने सोचा और पूरा हुआ।
तो इट्स मैजिकल। अब सोचिए, आप क्या सोच सकते हैं, हर रास्ता बना हुआ है, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपको हाथ पकड़ के पहुंचाने वाले, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अब तक मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तो ये बिजनेस आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। और वाकई में मैं चलते चलते दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने इस बिज़नेस को कर रहा था मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं लाइफ में कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। जैसे मैं एक वाक़या बताता हूँ आपको कि एक दिन मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया और वो टाइम था, ये दिवाली दशहरे का टाइम था और उस समय लखनऊ में बहुत सारी फेट्स लगती हैं, घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे थे हमारे फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि नितेश आज शाम को हम सब घूमने जा रहे हैं, चलोगे? मैंने कहा यार क्यों नहीं चलेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही उसका फ़ोन रखा, मेरे अपलाइन मदन लाल जी का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन की, कहा कि नितेश याद है शाम को क्या? मैंने कहा क्या है? कह रहे आज शाम को मीटिंग है, तो मीटिंग में आ रहे हो ना? तो मैंने कहा यार, मैंने कहा अंकल मैं जरा आज प्रोग्राम बन गया घूमने का। उन्होंने कहा नहीं देखो ऐसा बिजनेस है, सब चीज़ें हैं। तो मुझे उन्होंने समझाया, तो मैंने कहा यार जाने की तो थी, पर मैंने एक रास्ता निकाला। एक उस दिन मुझे एक सिंह साहब को, उन्होंने कहा कि एक सिंह साहब को मीटिंग में बुलाना था। तो मैंने कहा कि वो भी आ रहे हैं तो तुमको तो आना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार अगर सिंह साहब आ रहे होंगे तो मैं आऊँगा। तो मैंने सिंह साहब को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा सिंह साहब आज मीटिंग में आएंगे शाम को? कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा। तो मैंने कहा यार अब तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके मना किया, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो सब अरे तुम बहुत मिस करोगे, ये करोगे। मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं। खैर मैं शाम को मीटिंग में गया और मीटिंग में हमारे अपलाइन मदन लाल जी तो मिले, मैं बैठा वहाँ पे, पर वो सिंह साहब नहीं आए। अब मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं सोचता रहा कि यार कहाँ रह गए। लौटते ही घर पे सबसे पहले सिंह साहब को फ़ोन मिलाया, कह रहे आप कहाँ रह गए? मीटिंग में मैं आपका वेट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि अरे आज हमारी फैमिली के साथ वो फेट में घूमने का प्रोग्राम बन गया था। तो मैं तो बड़ा निराश हुआ। मैंने कहा यार मेरे दोस्त फेट में घूम रहे थे, सिंह साहब अपनी फैमिली के साथ फेट में घूम रहे थे, नहीं मैं मीटिंग में बैठा हुआ था। तो मैंने तो शायद कुछ बहुत बड़ा मिस किया। पर फिर क्या कह सकते हैं, मतलब उस समय मुझे लगा कि मैंने मिस किया। पर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर लखनऊ के अंदर फिर से दिवाली दशहरे के टाइम पे फिर वही फेट लगी। मेरे सारे फ्रेंड्स फिर से फेट में घूमने के लिए गए। सिंह साहब का नहीं पता, शायद वो भी गए हों। पर मैं अगले साल भी नहीं जा पाया, क्योंकि अगले साल मुझे कंपनी की तरफ से मेरी पहली एएलएस बैंकॉक के लिए बैंकॉक का टिकट आ गया था। तो पहले साल तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मिस किया, लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड्स को लगा कि शायद उन्होंने कुछ मिस किया। और उसके बाद से तो हर साल लगभग 20 साल से हम लोग एमवे के ट्रिप्स पे जा रहे हैं और करीब एमवे और उसके अलावा खुद से भी करीब 60 से ज़्यादा देश घूम चुके हैं, 60+ कंट्रीज घूम चुके हैं। और कोशिश ये है कि 100 देशों तक की यात्रा तो कम से कम करें ही, क्योंकि एडवांटेज ये था कि कम उम्र में बिजनेस किया था तो ज़्यादा समय मिला। तो जो पहले हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो सब लोग कहते थे तुम बहुत छोटे हो, वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि हमने कम उम्र में बिजनेस किया तो हमें काफ़ी टाइम मिला, गलतियां करने के लिए भी ज़्यादा समय मिला, सीखने के लिए भी ज़्यादा समय मिला, करने के लिए समय मिला, और उसके बाद इस बिजनेस के फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारा समय मिला। और लास्ट में आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, मैंने जिनके बारे में आपको बताया, मिस्टर मदन लाल LDM इंजीनियर, इस बिजनेस में वो और उनकी वाइफ मिसेस स्नेहलता, उन लोगों ने हमारे बिजनेस में हेल्प करी, काफ़ी समझाया सिखाया। शुरुआत में मैंने आपको शेयर किया ही, पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये रही कि 2 साल इस बिजनेस को करने के दौरान एक रोड एक्सीडेंट में मदन लाल जी की डेथ हो गई। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज सालों के बाद मैं उनकी फैमिली का नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी में आपको बार बार उनकी कहानी और उनका नाम सुनने को मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग शायद चाहते हैं कि हमारा नाम, हमारा रिकॉग्निशन बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी फैमिलीज तक पहुंचे, और ये पॉसिबल हुआ है एमवे की वजह से। मेरी लाइफ में भी सेम सिचुएशन आई थी, पर मेरी लाइफ में सिचुएशन आने में और उनकी लाइफ में सिचुएशन में आने में फ़र्क ये था कि उन्होंने तब तक 2 साल एमवे बिजनेस बिल्ड कर लिया था। जब उनकी डेथ हुई वो फाउंडर प्लैटिनम थे, आज उनकी वाइफ सफायर लेवल पे हैं, और उनके आशीर्वाद से हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और कई सारे फॉरेन ट्रिप्स पे उनके ना होने के बावजूद स्नेहलता मैम हमारे साथ रही हैं। और ये बिजनेस वाकई में ये करता है, ये बिजनेस को अगर आप बढ़िया तरीके से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म को सोच करके करते हैं, तो आप वाकई में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।